यस तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो देखिए, इस बैच को लेकर तो मैंने डेफिनेटली नहीं सोचा था कि एक और नया बैच जो है रिवीजन बैच आप लोगों के लिए लॉन्च करेंगे। बट क्योंकि आपको मालूम है कि इतना जबरदस्त शानदार एसएससी रिफॉर्म हुआ कि उसका नतीजा ये हुआ कि एसएससी एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा। आप सबको मालूम है। अब क्योंकि आपको भी मालूम है कि जब भी एग्जाम डिले होता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे असर आता है तो वो होता है रिवीजन। रिवीजन नहीं हो पाता है आप लोगों का अच्छे से। तो उसी के लिए जो है ये रिवीजन बैच आप लोगों का लॉन्च किया गया कि ताकि आप लोगों का रिवीजन जो है वो अच्छा रहे। और पैटर्न भी आप देख रहे होंगे कि पैटर्न जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो उसके हिसाब से एक नया पैटर्न पर एक बैच लॉन्च तो जरूरी था, इसीलिए मैंने ये किया। तो आज हमारा ये फर्स्ट डे है, इस बैच का जो है फर्स्ट डे है। और पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से, इस चीज का तो ध्यान रखते हुए आपको देखिए, आपने अगर किसी भी टीचर को फॉलो किया होगा, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली जीके के लिए बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली आपने इन्हीं लोगों से जो है पढ़ा होगा। अब क्योंकि रिवीजन के लिए जो है आपको कहाँ से रिवीजन करना है, तो यहीं से करना है, यानी एसएससी क्रैकर से करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल्फ स्टडी का जो रिजल्ट है वो है 10 आउट ऑफ 50, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से क्या करना है। और इस बूस्टर बैच से जो है डेफिनेटली आप 35+ स्कोर के बारे में आप सोच सकते हैं। तो वन बैच वन गोल इज इक्वल टू एसएससी सीजीएल क्रैक 2025। तो देखिए, टाइम टेबल आप सबको बता दिया गया था, टाइम टेबल कि कैसे कैसे जो है आप लोगों का पढ़ाई होने वाला है। और क्योंकि ज्यादा टाइम तो है नहीं, 20 डेज का ये बैच है और 20 डेज आपका लगातार होगा। यानी मंडे से लेकर संडे तक एक भी दिन आपका गैप नहीं होने वाला है, हर दिन आपका क्लास होगा। और हर दिन कोशिश रहेगा कि आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन आपका कराए। तो स्टार्ट हम करेंगे इंडियन पॉलिटी से। और आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके अलावा कमिटीज हो गया, इन सब से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली हम जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपका 13 अगस्त से एग्जाम अगर होता तो निश्चित है कि अब तक आप एग्जाम दे दिए होते, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि एग्जाम डिले हुआ है तो निश्चित है कि आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और आप लोग यहाँ पर रिवीजन करने आए हैं ताकि डेली आपको 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन आपको कराया जाए। और जिसमें आपको नया पैटर्न पे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इन सब क्वेश्चंस का आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया जाए। तो हम यहाँ पर आपको इसी पॉइंट से जो है ये कोर्स लॉन्च किए हैं और इसी पॉइंट से जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बाकी कौन कौन लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं और कौन कौन लोग नए स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा यहाँ पर बता दें। सर, मुझे जीएस में कुछ नहीं आता है, हमसे सीजीएल निकलेगा? डेफिनेटली नहीं निकलेगा। क्योंकि आपको अगर अभी 20 अगस्त तक कुछ नहीं आता है और आप सोच रहे हैं कि आपसे सीजीएल निकलेगा, तो इसका मतलब है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स तो है नहीं, आप टाइम पास कर रहे थे अब तक और आप चाहते हैं कि 20 डेज में आप रिवीजन करके जीके में और आप जो है कि एसएससी सीजीएल निकाल लें, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके। यहाँ पर उसी का स्कोर अच्छा आएगा जो डेफिनेटली एग्जाम पोस्टपोन होने से पहले तक उनका जीके में कुछ न कुछ तो जरूर पढ़ा होगा। हम यहाँ पर क्योंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम आपको रिवीजन कराएंगे। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं आता है और आप अगर इस बैच को ज्वाइन किए हुए हैं, इस बैच के हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो निश्चित है कि 50 में आप अपने आप को 20+ स्कोर तो देख सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आता है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कम से कम 30-40% चीजें अगर आती हैं तो डेफिनेटली उनको 30+ तो स्कोर 35+ आप अपने आप को देख सकते हैं। तो हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो है फैक्ट से बात करेंगे। आर्टिकल में कंफ्यूजन होते हैं, आर्टिकल देखिए याद करने की चीजें हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो देखिए, हम अपने बैच के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर डेली आपको 120 से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन और आंसर इस पे फोकस करना है।
जब क्लास आपके चलते रहेंगे उस टाइम पे आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, डायरेक्ट जब क्लास खत्म हो जाएगा उस वक्त आप मुझे मैसेज करेंगे, आप कुछ भी चीज पूछ सकते हैं। चलिए 15-20 में काम हो जाएगा, अच्छी बात है सर। आपके यूट्यूब सब वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए नमस्ते सर, नमस्ते। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो क्या क्या बात, बहुत सारे लोग हैं। चलिए तो अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी है, पॉलिटी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि 25 क्वेश्चंस में से पॉलिटी में से जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चंस तो एग्जाम में डेफिनेटली रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट होने वाला है आपका स्टेटमेंट बेस्ड। तो सबको क्वेश्चन दिख रहा है। अब यहां से आप जो है आप क्वेश्चन देखेंगे और टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ के बारे में आपको सोचना नहीं है। पीडीएफ जो है आपको शेयर जरूर होगा, पीडीएफ भी हम आपको देंगे, आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो ज्यादा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा एज इट इज। तो जो एनोटेशन वाला पीडीएफ है, जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो वाली पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आप लोग में से जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो सीरियस वाले ही है ना, सारे सीरियस स्टूडेंट्स हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज पहला क्लास था इसीलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को सब कुछ बता रहे थे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब यहाँ से सीरियस मोड में हो जाइए क्योंकि आज से आगाज हो चुका है मिशन एसएससी सीजीएल 2025। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे, कोई बातचीत नहीं। पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में जो है एमएन रॉय द्वारा किया गया था। ये है पहला स्टेटमेंट हमारा। दूसरा है कि संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। और तीसरा स्टेटमेंट है संविधान सभा में प्रारंभ में 500 सदस्य थे। तो यहाँ पर कितने लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है? मेरे हिसाब से सबका करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, मतलब कि 3 क्वेश्चंस आपके हो गए, है ना, 3 क्वेश्चन हो गए। तो हर एक पॉइंट्स को जो है ना आपको याद करते हुए चलना है, हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो निश्चित है कि यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है करेक्ट है। तो आप बताइए कि संविधान सभा में प्रारंभ में अगर 500 सदस्य नहीं थे तो कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो आप कहेंगे प्रारंभिक में जो है यानी प्रारंभ में कितने थे? 389 सदस्य थे। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 होगा। तो यहाँ देखिए प्रारंभिक कुल सदस्य कितने थे? 389 थे, 500 नहीं, यानी यहाँ पर ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में यहाँ पर कौन सा है? संविधान सभा की कुल शक्ति 389 सदस्य थी। ओके, टोटल स्ट्रेंथ कितना था? 389। आउट ऑफ दीज 296 वेयर इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया और द प्रिंसली स्टेट्स वेयर अलॉटेड 93 सीट्स। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। तो कितना स्ट्रेंथ था? तो 389 था, बिल्कुल सही बात है। और इन 389 में से 296 जो थे वो कौन से थे? तो ब्रिटिश सदस्य थे। ओके, 296 सदस्य जो है वो ब्रिटिश भारत से चुने गए थे और देसी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई थी। चलिए यहां तक सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी अब आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्वतंत्रता के बाद यह 14 अगस्त 1947 को पुनः आयोजित हुई थी। 26 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लिया था। चलिए तो ध्यान से आपको देखते हुए बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
ऑल यहां पर आ रहा है आपका, मुझे मालूम था कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होंगे, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग देखिए रिजल्ट के बारे में तभी आप सोचिए जब जो है आप लोग अच्छे से कम 10 बार 20 बार रिवीजन अगर आप कर ले तो। क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी का आंसर आ रहा है कि 1 और 3 करेक्ट है, किसी का आ रहा है ऑल करेक्ट है, और किसी का आ रहा है कि 1 और 2 करेक्ट है। जबकि आंसर क्या होगा, तो यहाँ देखिए आप, द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, ये बिल्कुल करेक्ट है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट रीअसेंबल्ड ऑन 14 अगस्त 1947, ठीक है, ये भी आपका जो है करेक्ट है। लेकिन यहाँ जो है कि ऑन 26 जनवरी 1947 द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका क्या होना चाहिए था, 26 नवंबर 1949 करेक्ट होना चाहिए था, और ये आप लोग ध्यान नहीं दिए। समझ गए कि पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और स्वतंत्रता के बाद 14 अगस्त 1947 को सभा जो है पुनः बुलाई गई थी, और संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1947 को नहीं। ओके, तो यहां पर ये दिया हुआ है। हाँ, यहाँ जो 14 अगस्त 1947 को पुनः आयोजित की गई थी, इसमें भी कंफ्यूजन है। स्वतंत्रता के बाद जो है कब पुनः आयोजित किया गया था असेंबली? तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के लिए एक अलग संविधान सभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 14 अगस्त 1947 को हुई थी, जो 9 दिसंबर 1946 की मूल सभा का ही एक पुनर्गठन था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसके बारे में दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में दे रहा है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो है पहले से काम कर रही संविधान सभा को विभाजित भारत के लिए एक संप्रभु निकाय के रूप में पुनः गठित किया गया था 14 अगस्त 1947 को। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ चौथा क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। सेकंड क्या है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत में संविधान दिवस जो है प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप सब आपका, तो आप कहेंगे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से अब आपको पढ़ना है कि संविधान सभा के निर्णयों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, और the Constituent Assembly adopted the national anthem Jan Gan Man and the national song Vande Mataram on 24 जनवरी 1950।
यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए, जिसका भी आंसर आ रहा है बोथ बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो ही थे वो अध्यक्ष थे, और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है उसको अपनाया था। चलिए, यहां तक तो आप लोगों का सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 को अब आपको ध्यान से पढ़ना है कि भारतीय संविधान की उधार ली गई विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला स्टेटमेंट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल आर बोरोड फ्रॉम द यूएसए। ओके, ध्यान से पढ़ना है इसको। सेकंड क्या है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है ये हमने फ्रांस से लिया है। और तीसरा क्या है स्टेटमेंट? तो कैसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। चलिए, कितने लोगों का सही आ रहा है ये बताइए आप। चलिए, तो यहाँ भी जो है आप लोग कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तीनों करेक्ट के बारे में आप बोल रहे हैं। यस, बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 2 3 तीनों सही है। तो ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन है और 3 स्टेटमेंट दिया है। अगर नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो ये आपका 3 क्वेश्चन बनता कि जो कॉन्सेप्ट था जुडिशियल रिव्यू का, ये हमने यूएसए से लिया, है ना, ये हमने फ्रांस से लिया, और तीसरा जो है कनाडा से लिया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं ब्रिटेन से ली गई हैं? ब्रिटेन से कौन सी विशेषताएं ली गई हैं? ब्रिटेन से कौन सी ली गई है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, क्या कहेंगे आप? वन किसका आ रहा है? जैक का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। निशा भारती देखो कंफ्यूज हो गई है, 1 2 और 4 कह रही है, जबकि आंसर क्या होना चाहिए कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया है। तो हमने ये भी लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरलिज्म, तीसरा है रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने चारों लिया है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। देखिए, यही आप लोगों का तैयारी जो है कहीं ना कहीं रिवीजन की वजह से कम हो रहा था, है कि नहीं? अब बताओ, सेम टू सेम यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाते। अब लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि आज जो आपका क्लास होने जा रहा है ना, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट चीज को कंसीडर किए हैं। तो ये चारों आपको याद रखना है कि ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। यूनाइटेड किंगडम से जो है हमने कौन सी ली है? तो वो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। रूल ऑफ लॉ, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, तो आपको कहना है कि ये रूल ऑफ लॉ जो है ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ओके, रूल ऑफ लॉ, किसने क्या बोला? रूल, सर लॉ तो जापान से लिया है ना? नहीं, जापान से बिल्कुल नहीं लिया गया है। ओके, ये हमने लिया है कहां से? इंग्लैंड या ब्रिटेन से हमने लिया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। वो भी आगे आएगा, वो भी आगे आएगा। सब अगर पहले ही बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है?
यस, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसका भी आ रहा है वो करेक्ट है। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ सही है। भारतीय संविधान का जो मुख्य आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है, जिससे अधिकांश प्रशासनिक ढांचा लिया गया है। बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि इससे पहले जो निशा यहाँ पर कंफ्यूज हो रही थी रूल ऑफ लॉ को देखकर, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि रूल ऑफ लॉ और एक होता है प्रोसीजर, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये अलग चीज है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये हमने कहां से लिया है, तो कनाडा से लिया है। समझ रहे हैं बात को, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और यहाँ है रूल ऑफ लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द अदर कंट्रीज, कौन सा करेक्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, फंडामेंटल राइट्स यूएसए, फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब बताओ कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से रिवीजन होने वाला आप लोगों का। किसका किसका आंसर जो है कि आ रहा है करेक्ट, थोड़ा देख लें। मोनिका का बिल्कुल सही आ रहा है, सी है। राहुल सी, सूरज बिल्कुल सही है। चलो तो याद ही कर लेना आपको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से लिया है, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से है, कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। बिल्कुल सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्टली मैच्ड। आपको कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड दिख रहा है। आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 356 है, और आर्टिकल 5 to 11 है। तो आर्टिकल 20 में क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 5 to 11 क्या है, प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यस, बिल्कुल सही है। आपका आंसर यहाँ पर डी आना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्टली मैच्ड है, करेक्ट है, तो यहाँ पर डी ही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को अंतिम उपाय के रूप में बचाव किया था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिफेंडेड विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल सी हो जाएगा 356। ओके, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया होगा पक्का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को अंतिम उपाय के रूप में बचाव किया था। तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल 356 होगा। और मुझे मालूम है कि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए होंगे। देखो यहाँ पर सूरज ने कहा है कि आर्टिकल 350, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने हर्ट एंड सोल कहा था। ठीक है, हर्ट एंड सोल। और आर्टिकल 356 मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा था। समझ गए हैं, देखिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 का बचाव इस तर्क के साथ किया था कि इसका उपयोग अंतिम उपाय यानी कि लास्ट रिजॉर्ट के रूप में किया जाएगा, खासकर जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता हो। ठीक है, क्योंकि 356 में तो आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति शासन लगता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना तर्क दिया था कि केंद्र सरकार के शक्ति के केंद्रीकरण के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक आपातकालीन उपाय के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, यानी सभी अन्य तरीके विफल हो जाएं और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाए, तब हम
इसका करेंगे। अंतिम उपाय का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 356 को राज्य के अधिकारों के हनन या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि केवल एक आपातकालीन स्थिति में ही लागू किया जाना चाहिए। तो 356 के बारे में ये सब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अपना तर्क दिया था। समझ गए कि क्योंकि देखिए 356 क्या है कि जब पूरी तरीके से वहां पर विफल हो जाएगा स्थिति, तब हमको इसका उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि जब मन किया हम उसको जो है अपने तरीके से जो है लागू कर देंगे 356। इसीलिए यहाँ क्या है, मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब आप ही सोचिए ना कि आपके घर, आपका ये घर है और घर का जो मेन डोर होता है, ये जाने आने का रास्ता होता है, और एक होता है इमरजेंसी एग्जिट होता है कि यहाँ पर से जो है आप एग्जिट कर सकते हैं। जब गेट है तो आप गेट से ही आइएगा जाइएगा। आप कब इमरजेंसी को इस्तेमाल कीजिएगा, इमरजेंसी गेट का, जब ये गेट पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, तब आप इसको निकल सकते हैं इससे। तो इसीलिए जब पूरी तरीके से व्यवस्था जो है उसका पूरा असफल हो जाएगा, तब हम इसको उपयोग करेंगे आर्टिकल 356 को। इसीलिए इसको मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा गया है। और आप लोग क्या जवाब दे रहे थे? आप लोग कह रहे थे कि आर्टिकल आप लोग कह रहे थे 32 होगा, क्योंकि आप लोग तो पहले से पढ़ रखे हैं। बी आर अम्बेडकर हैं और बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भी तो कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों का मोए मोए हो गया और आप लोग गलत आंसर दे दिए। ठीक है, याद रहेगा सबको, कंफ्यूजन दूर है, क्लियर है? आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है? ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान जो है ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है? बताइए जी, जैक, रोहित। सिंगल सिटीजनशिप। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, सिंगल सिटीजनशिप ही होगा यहाँ पर राइट आंसर। कुछ कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको देखकर ही आप लोग आंसर दे देते हैं, बिना मोए मोए होए हुए। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों का क्या हो जाता है, मोए मोए। चलिए सिंगल सिटीजनशिप सही है। अब एक और बताइए कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है? फिर से एक बार आप बता दीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज वाला में जो है ना कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब भी राइट्स की बात हो और ड्यूटीज की बात हो, तो राइट्स हमेशा यूएसए के साथ जाएगा और ड्यूटीज हमेशा रसिया के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिया है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः ब्रिटेन से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया है और समवर्ती सूची की अवधारणा जो है कनाडा से ली गई है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? चलिए यहाँ पर केवल पहला और दूसरा होगा करेक्ट आंसर। द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया नॉट कनाडा। हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है ये कंकरेंट लिस्ट, कनाडा से नहीं लिया है। किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा जो है यहाँ पर करेक्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसए। चलिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? पहला और दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अच्छी बात है, पहला और दूसरा, क्योंकि अभी आपने देखा ही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमने रसिया से लिया है, यूएसए तो होगा ही नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फिर से तीन स्टेटमेंट है। रूल ऑफ लॉ, bicameral legislature and single citizenship are from the UK. Fundamental rights and judicial review are borrowed from the USA. Nomination of members to the Rajya Sabha is from Ireland. चलिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट होने वाला है?
तो यहां पर तीनों करेक्ट है, ठीक है, तीनों करेक्ट दिया हुआ है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने किस देश के संविधान से लिया है? जापान से लिया है। इससे पहले मैंने कनाडा बोल दिया था क्या? कौन सा वो क्वेश्चन था? अच्छा, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से लिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अरे यार, वो कंफ्यूजन हो जाता है ना, जब आप लोगों का एग्जाम है, आप लोगों को जॉब लेना है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि जापान होगा, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ गया? हाँ, यहाँ देखो, यहाँ है ना प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान होगा, ठीक है। कौन से क्वेश्चन नंबर पे थे? ये वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 को देखो, फिर है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बोरोड फ्रॉम कनाडा, preamble of the Indian Constitution is borrowed from USA, fundamental duties are borrowed from USA। एक फर्स्ट क्वेश्चन भी रॉन्ग है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे हिसाब से यहाँ पर वो स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस इट रीअसेंबल्ड ऑन 14 अगस्त 1947, ये वाला। यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या है कि आप ये हटा दो, आफ्टर इंडिपेंडेंस हटा दो, इट रीअसेंबल्ड ऑन 14 अगस्त 1947 अब रहने दो, ठीक है, क्योंकि ठीक है, ये हटा दो, आजादी 15 अगस्त 1947, हाँ, इसीलिए यहाँ पर इसको हटा दो। चलिए यहाँ भी पहला दूसरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में मिलाया गया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान, फंडामेंटल राइट्स यूएसए, रूल ऑफ लॉ यूनाइटेड किंगडम, कौन सा करेक्ट है? तो आप क्या कहेंगे? तीनों स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी, ये हमने फ्रांस से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हमने यूएसए से लिया है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर हमने फ्रांस से लिया है। अब यहां पर आपको बताना है कितना करेक्ट है। कोटवाली क्या? यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका? लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी, पहला दूसरा? यस, पहला दूसरा करेक्ट है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर इज बैरोड फ्रॉम यूके नॉट फ्रांस, ये भी ध्यान रखना है, ये हमने फ्रांस से नहीं लिया है, यूके से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। The 127th Constitutional Amendment Bill 2021 was introduced by the Minister of France। अब चलिए, ये क्वेश्चन पक्का आपको जो है कंफ्यूज करने वाला है, निश्चित। ये अब आपको कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन। कितने लोगों का करेक्ट आएगा देखते हैं। चलो, कौन है हीरो बताओ? बोथ करेक्ट है। क्वेश्चन का लेवल टफ है सर।
अरे हम आपको क्या बोले, इस अभी ये वाला बैच जो है ना, एकदम हम अच्छे से कराएंगे आपको प्रैक्टिस। आप लोग केवल यही सब अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ केवल पहला करेक्ट है। The 127th Amendment Bill 2021 was introduced by the Minister of Social Justice and Empowerment, not Finance। समझ गए? तो ये फाइनेंस वाला नहीं है, ये आपका जो है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन सही रूप से मिलाया गया है? चलिए, कौन सा मिलाया गया? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। तीन स्टेटमेंट है। अब अमेंडमेंट अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ही आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे, लेकिन पिंकू ने तो आंसर दे दिया है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निशा ने भी ऑल कहा है, रोहित ने भी ऑल कहा है, पामेल ने भी ऑल कहा है, मोनिका ने भी कहा है। चलिए, यानी कि सब का आंसर है डी, तो यही होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट्स, ये है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। एडिशन ऑफ सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल 42nd, ये भी सही है। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, तीनों करेक्ट है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट है। कि द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2014। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली की 3 नगर निगमों को एकीकृत करना था। To minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities was added in DPSP Article 38 by the 44th Amendment Act 1978। आप लोग ने तो भाई बता दिया कि सब आंसर करेक्ट है, क्या बात है। आप लोगों को मेरे पूछने का पैटर्न के हिसाब से आप बता रहे हैं कि ऑल करेक्ट होगा, या सच में आपको मालूम था कि इसका आंसर डी होने वाला है? चलिए, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन वाज अटेम्प्टेड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की स्थापना की किस संविधान संशोधन द्वारा करने का प्रयास किया गया था? यहाँ पर मोनू ए एम यादव वाई मालूम था। हमको मालूम है क्वेश्चन इजी है, हार्ड क्वेश्चन पूछिए। भाई साहब, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? 99। चलिए, क्या बात है, 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा करने का प्रयास किया गया था? 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सर, मैंने आपको कुंभ मेला में देखा है। कुंभ मेला तो गए थे इस बार, पहली बार इतने भीड़ में गए थे, डर भी लग रहा था। चलिए, यहाँ क्या होगा आंसर? यहाँ होगा 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961, बिल्कुल सही है। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई थी? चलिए, यहां पर क्या होने वाला है करेक्ट आंसर?
तो आप क्या कहेंगे? 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। नहीं भाई, 44th नहीं होगा। देखो यहाँ क्या है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रीज फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 डिक्लेयर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आप कहेंगे 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100वें संविधान संशोधन अधिनियम को अनुमोदन देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो ये आपके प्रणब मुखर्जी थे, बिल्कुल सही है। प्रणब मुखर्जी उस वक्त थे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 अमेंडेड विच एक्ट? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 ने किस अधिनियम में संशोधन किया? किस अधिनियम में संशोधन किया था? तो आप कहेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। ये होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और बी है करेक्ट, राहुल का, कोटवाली का, इन सब का करेक्ट है। तो अब तक देखिए 25 क्वेश्चन हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि 25 क्वेश्चन में अब तक का आप लोगों का परफॉर्मेंस क्या था, और ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये कैसा हो रहा है? आपका प्रैक्टिस मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? 20+ रोहित आर्या का करेक्ट है, क्या बात है। मजा आ रहा है ना? बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोवा was awarded the status of a full-fledged state by which constitutional amendment? चलिए मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? कब तक क्लास चलेगा? जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाए। बीच बीच में गाना गाते रहिए, ठीक है, हम बिल्कुल गाना गाते रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जरूर हम गाएंगे। तो यहाँ देखिए 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987 यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पे तो आप लोग का मोए मोए हो गया। ये निशा भारती ने कौन सा आंसर दे दिया? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987 है, इसी के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसने जो है इसे 30 मई 1987 19 मई अरे यार 30 मई 1987 से भारत का 25वां राज्य बन गया। 25th स्टेट जो है 1987 में गोवा बन गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको। और आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? आप लोग आंसर दे रहे हैं, अभी देखा था मैंने 1975 दिया था। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि एन अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाज पास्ड इन विच ईयर? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 2005 में किया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया? ठीक है, 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया? तो आप क्या कहेंगे? और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप लोग का कहीं मोए मोए ना हो जाए। मोए 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 मोए। तो यहाँ देखिए आर्टिकल 297 आपको कहना है।
किसी का आंसर अब तक आया ही नहीं था। आर्टिकल 297 आप कहेंगे। द 48th अमेंडमेंट एक्ट 1976 अमेंडेड आर्टिकल 297 टू वेस्ट सर्टेन रिसोर्सेज इन द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये तो सबको मालूम है कि क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो आप कहेंगे 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड इन द 10th शेड्यूल बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आप क्या कहेंगे 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 होगा, यहां पर करेक्ट होगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अमेंडमेंट का पूरा रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। तो यहां पर पिंकू ने कहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट सही है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंडेड विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया। तो ये कौन सा आर्टिकल है, पक्का आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। सर हम और मोनिका भी हैं, क्या बात है। रोहित आर्या का तो पता है लेकिन ये मोनिका का नहीं पता है। मोनिका ये कौन है भाई। रोहित इंट्रोड्यूस नहीं करा है तुम। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, मुझे मालूम है। देखो अगर इसका आंसर करेक्ट अगर आया तो ही मोनिका मिलने वाली है, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर रोहित आर्या ने आंसर कहा है डी, तो इसीलिए अब नहीं मिलने वाला है इनको। पिंकू ने कहा है सी, फिर भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिए आर्टिकल 15 और 16 होगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर जिसका भी बी आया है उसी का करेक्ट होगा। तो आर्टिकल 15 एंड 16 यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए 103rd अमेंडमेंट इंसर्टेड 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन आर्टिकल 15 एंड 16 है यहाँ पर राइट आंसर। सर आप एक केजीएफ के हीरो की तरह यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस करवाते हैं, क्या बात है। क्या बात है रॉकी भाई, मुझे तो रॉकी भाई बनवा दिया कोटवाली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान से अनुच्छेद 31 को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था अभी क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, सबका आंसर गलत आया। और पता नहीं क्यों आप लोग आंसर गलत देते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होता है। मुझे ऐसा लगता है यार मेरा क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। और जब आप लोग आंसर देते रहते हैं ना करेक्ट करेक्ट, तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता रहता है। हमको क्या लगता है कि अरे यार इन लोगों का लेवल कितना हाई हो गया है या मेरा लेवल कितना लो हो गया है कि क्वेश्चन इतना इजी इजी सेट कर रहे हैं। सब लोग आंसर दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो भारतीय संविधान से अनुच्छेद 31 को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था। तो वही 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटाया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहां पर आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट क्या है, संविधान ने 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। और दूसरा क्या है, इसमें भूमि सुधार और कृषक सुधार से संबंधित कानून सम्मिलित हैं। चलिए यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर। निशा का कहना है कि बोथ होगा करेक्ट। तो चलिए निशा ने कह दिया तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका दोनों करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को समाप्त कर दिया।
और यह प्रावधान पहले अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 में था। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप क्या कहेंगे? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यहां देखो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, यहां भी दो स्टेटमेंट है। आर्टिकल 21A है और आर्टिकल 21A में क्या है? राइट टू एजुकेशन, और इसको ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। और इट मेक्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। यहां भी आपका मुझे लगता है दोनों करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, वापस से आपका दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, दो स्टेटमेंट क्या है कि द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर एडेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। द वर्ड इंटीग्रिटी वाज आल्सो एडेड बाय द सेम अमेंडमेंट। अब यहां बताइए क्या होगा? यहां भी आपका दोनों करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां भी दो स्टेटमेंट है कि द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 gave constitutional status to cooperative societies. Article 43B was inserted in the directive principles of state policy. चलिए, यहां पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? फिर से आप कहेंगे कि दोनों करेक्ट है। यहाँ भी दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाज पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू इट्स वास्ट चेंजेस। बोथ करेक्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ने भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। इसने संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया। तो आप कहेंगे दोनों स्टेटमेंट फिर करेक्ट है। बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 249, 49, 50, 39, 239 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किया जाता है। यहाँ भी आपका दोनों करेक्ट है। तो देखो, जब तुम लोग पीडीएफ से रिवीजन करोगे तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये सब आपको याद करते हुए रहना है। ठीक है, रोहित भाई, लाइफ में टेंशन मत लो। प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि एंजॉय भी करो और स्टडी भी करो। बहुत अच्छी बात है। देखो, मेरा तो कहना यह है कि जब रात में हम लोग सोते हैं तो उस वक्त हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उस वक्त सबसे ज्यादा एंजॉय करने की जरूरत होती है। रात में सो और खेल कूद करना शुरू कर दो। पढ़ाई के समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो आप पढ़ेंगे ना, उसके बाद 10 मिनट एंजॉय कीजिए। खाना खाते वक्त भी एंजॉय कीजिए। प्रेमानंद महाराज तो बहुत कुछ कहते हैं, कोटवाल जी। प्रेमानंद जी को फॉलो कीजिएगा आप, तो मालूम चलेगा कि नेक्स्ट प्रेमानंद तो कोतवाल खुद बन गया। ब्रेकअप हो गया है सर। ऑप्शन सब इजी हैं, सब में ऑल आ रहे हैं। आएगा आएगा, टेंशन मत लो रोहित। रोहित देखो, क्वेश्चन इजी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अब रोहित भाई का जो लेवल है वो अब क्या हो गया है, अप हो गया है। ये वही रोहित है जो, मुझे याद है कि जब मेरा फर्स्ट डे था तो शायद मयंक और निशा को याद होगा कि रोहित ने कहा था कि मेरा जीके 0 है, और आज देखो सबसे ज्यादा हीरो कोई है तो वो रोहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके प्रावधानों से मिलाइए। चलिए मिलाइए भाई।
और कितने क्वेश्चन बाकी हैं? मोनिका, तुम तो अभी से घबरा रही हो। घबराओ मत मोनिका, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सब मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। मुझे मालूम है कि आप लोग जब मेरा क्लास करते हैं तो आपको नींद आती होगी, आपको भूख लगता होगा, आपको पुरानी चीजें याद आती होंगी, क्योंकि अपने क्लास में इतना ज्यादा, मतलब क्या हम आपको बोले। चलिए, यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑल डी करेक्ट होगा। देखो, मेरा तो इस कोर्स के माध्यम से आप लोगों का क्या कराना है? रिवीजन कराना है। अब देखो, हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं कि आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड होता है। आर्टिकल 45 में होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 49 है आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। आर्टिकल 51 है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल कैसे याद करूं प्लीज बताओ? आर्टिकल देखो, आर्टिकल याद करने के लिए मॉर्निंग में आपको 5 बजे या 4 बजे सुबह जगना होगा। 1 गिलास पानी पीना होगा। उसके बाद आपको जो कल का जो भी खाया पिया है उसको आपको फिर वापस बाहर निकालना होगा। उसके बाद फिर आपको ब्रश करना होगा, फिर आपको नहाना होगा। चलिए, नहाने को स्किप कीजिए। फिर आपको अपने कॉपी किताब को खोलना होगा और आर्टिकल्स को आपको याद करना होगा, ठीक है? और फिर आर्टिकल्स अच्छे से 1 घंटा बैठकर बिना कुछ सोचे हुए आप याद कीजिए। डेफिनेटली आपको याद होगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। 1 घंटा इस तरीके से सुबह शाम करने से आपकी जो आर्टिकल्स की जो समस्या है आर्टिकल्स की जो समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। जैसे होता है ना, पेट में लोगों को गैस हो जाता है, या पेट में किसी को दर्द होता है, या किसी को कुछ चीज की बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि बेटा, ये है मेडिसिन, ठीक है, ये है आपका पलटू चूरन। इस चूरन को आपको खाना खाने के बाद और खाना खाने रात को सोने से पहले और जगने के पहले जो है, नहीं, सोने के बाद और जगने से पहले आपको खाना है। ठीक है, सुबह शाम आप खाइए, नियमित रूप से 5-6 दिन खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो आर्टिकल्स याद करने के लिए इसी तरीके से 1-1 घंटा सुबह शाम आपको बैठना है। 6 दिन तक लगातार करने से आपकी आर्टिकल्स याद करने की समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है? पहली बार आए हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा आप 20 साल पहले आ चुके हैं, लेकिन आप पहली बार आए हैं, कोई बात नहीं है। सब लोग आपका स्वागत करेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। अब देखो, इसको ध्यान से पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 के संदर्भ में दिया हुआ है कि देयर आर 6 राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। These can be suspended only during national emergency under Article 352. Right to property is also included under Article 19. क्या होगा? 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है आपका। जिसका भी 1 और 2 आ रहा है सबका सही है, क्योंकि आपको मालूम है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स इन 1978 44th अमेंडमेंट। इसके द्वारा इसको हटा दिया गया था। यहाँ पर आपके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कह रहा है कि मंत्री परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ, प्रॉपर्टी 300A बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में स्टेटमेंट्स है कि आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एडवाइस आफ्टर द 42nd एंड 44th अमेंडमेंट। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, कौन कहा ओनली वन? थर्ड ऑप्शन समझा दीजिए, थर्ड ऑप्शन क्या था? अरे, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया था कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 19, जबकि ये तो हट चुका है ना। तो इसको इसको अब तो फंड राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। ये अब लीगल राइट है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है।
और यहाँ देखो, यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है कि द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एडवाइस आफ्टर द 42nd एंड 44th अमेंडमेंट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन आप लोगों ने क्या कहा कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट तो है, ये करेक्ट है, लेकिन दूसरा भी करेक्ट है कि वो उसके एडवाइस को पालन करेगा। 42nd और 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये CAG को तो आप जानते होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। इसके बारे में जो है आपसे पूछा गया है 3 स्टेटमेंट कि कौन सा करेक्ट है। तो अनुच्छेद 148 में CAG का प्रावधान है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। अब देखो यहाँ पर सब लोग कह दिया है कि ऑल 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 ऑल। अब देखते हैं ऑल होगा कि नहीं। बिल्कुल ऑल होगा, आप लोग भी ऑल हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है CAG के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में 3 स्टेटमेंट है कि द ऑफिस ऑफ CAG इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 148। He is appointed by the Chief Justice of India. His tenure is fixed for 6 years or until 65 years of age. क्या बात है रोहित। चलिए 1 एंड 3 जो है ये करेक्ट है। तो ठीक है, ये बताओ कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट नहीं करता है तो वो कौन से महापुरुष हैं जो इनको अपॉइंट करते हैं CAG को। तो आप कहेंगे वो महापुरुष नहीं है सर, वो महापुरुषनी है। यानी कि अभी कौन है महापुरुषनी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है। तो ठीक है, तो प्रेसिडेंट करते हैं इनको। ओके, नेक्स्ट कौन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। रोहित भाई इस कोर्स का हीरो है, बिल्कुल सही है। रोहित भाई ही जो है अब इस कोर्स का हीरो है, सबका भाई है। और बहुत जल्दी जो है ये अपने टाइटल भाई को हटाने वाला है, क्योंकि अब ये जल्दी से जॉब लेगा और शादी करने वाला है। ठीक है, तो अब ये भाई से किसी का क्या बनेगा, सैयारा तू तो भैया नहीं है, अब तो तू CGL का ऑफिसर है। शादी नहीं करना है, ये तो लड़कियां बोलती हैं कि शादी नहीं करना है। मम्मा मुझे शादी नहीं करना है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। ये रोहित भाई कब से बोलने लगा। चलिए, तो यहाँ आर्टिकल 280 होगा करेक्ट। ओके, आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भी नहीं करेंगे ये सब, राहुल को क्या हो गया है। चलिए चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वाला का क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आर्टिकल 51 बिल्कुल सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स, इट कंटेन्स 12 शेड्यूल्स, ओरिजिनली इट हैड 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। जल्दी से बताओ कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट है। बाद में हम देखेंगे किसको किसको करना है किसको नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पर 2 एंड 3 आप लोग कह रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो 2 एंड 3 ऑल होना चाहिए मेरे हिसाब से करेक्ट। अभी भारतीय संविधान में कितने पार्ट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे, भारतीय संविधान में प्रेजेंट टाइम में 25 भाग हैं जो मूल संविधान के 22 भागों से बढ़कर हुए हैं। बाद में संशोधनों द्वारा 3 नए भागों को इसमें जोड़ा गया है। समझ गए। तो इस हिसाब से यहाँ पर तीनों करेक्ट है, और आप लोग जो कह रहे थे
ठीक है कि 22 पार्ट्स है, 2 और 3 कह रहे थे। अब देखो वही हम सोच रहे हैं कि अगर तुम लोगों को ये वाला रिवीजन नहीं करवाते हैं हम, तो तुम लोग का सेम यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ देता, तभी तो तुम लोग का गड़बड़ा जाता, कहते कि 2 एंड 3 होगा करेक्ट आंसर, जबकि आंसर तो होना चाहिए यहाँ पर ऑल। इसीलिए समझो कि इस कोर्स को करना बहुत जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है बताओ? राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो आप कहेंगे फोर्थ शेड्यूल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रत्यर्पण रेलवे और रक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? आ गया अच्छा क्वेश्चन। अब इसका आंसर बताओ, कितने लोग यहाँ पर हीरो हो जिसको अभी जीरो बनाते हैं? रुको। ठीक है, एक्सट्रेडिशन रेलवे एंड डिफेंस आर कैटेगराइज्ड अंडर विच लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कंकरेंट लिस्ट कहना है मोनिका का, निशा भारती का, रोहित आर्या को कहना है यूनियन, और भी कोई लोग है जो इसका आंसर देना चाहेगा? हम अभी बताएंगे कि क्या होगा करेक्ट। चलो, यहाँ पर यूनियन लिस्ट होगा। एक बार फिर से रोहित ने साबित कर दिया है कि अब रोहित जो है वो क्या है, हीरो है। बहुत अच्छी बात है, सब लोग याद कर लो, कंकरेंट लिस्ट नहीं होगा। अरे यार ऐसे भी यहाँ पर देखो रेलवे दिया हुआ था, डिफेंस दिया हुआ था, तो डिफेंस और रेलवे जो है ये यूनियन लिस्ट में आता है, समझ रहे हो? फिर भी आप लोग कहें कंकरेंट लिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 338 होगा करेक्ट आंसर। 338 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इज मेंशन्ड अंडर? व्यापार वाणिज्य और अंतर व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये किस अनुच्छेद में है? तो 302 में दिया गया है, याद कर लेना है 302। 307 नहीं होगा, 302 होगा। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए किससे संबंधित है? 300 ए किससे संबंधित है? तो राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है, किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन आ चुका है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए हैं? किसमें दिए गए हैं? ये दिया गया है 6th शेड्यूल में, याद रखना है 6th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑल इंडिया सर्विसेज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसमें है? चलो कितने लोगों का सही आने वाला है? निशा ने कहा है 312। निशा ने क्या, सब लोगों ने कहा है, रावत भाई भी आ चुके हैं 312। 300 कोहली सेन, क्या बात है, 312 ही होगा करेक्ट आंसर। आर्टिकल 312 प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS IFS। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 75 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 74 आप लोगों का कहना है, लगता है फिर से आप लोग कंफ्यूज हो गए। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है।
समझ गए? आप लोग कह रहे थे 74, जबकि क्या होगा, 75 होगा। आर्टिकल 74, ठीक है, आंसर क्या होने वाला है, 75। आर्टिकल 74 जो है, इसमें आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ द प्राइम मिनिस्टर्स एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, एड एंड एडवाइस के बारे में दिया हुआ है। भाई और बहनों, कोई नाराज मत होना, मेरे बातों से मजाक कर रहा हूँ और मैं बस आज की क्लास में लाइव आया हूँ, वरना मैं डेली डाउनलोड करके देखता हूँ। अरे यार, मेरे स्टूडेंट को भाई डाउनलोड करके मत देखा करो तुम लोग। डाउनलोड करके मूवी देखने वाला टाइम गया, अब तो लोग लाइव देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। देखो, एक चीज तो हम देख रहे हैं कि देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर तुम लोग करेक्ट दे रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर जो है वो गलत आ रहे हैं, और वो गलत कंफ्यूजन की वजह से हो रहा है। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप लोगों को। चलिए, यहाँ क्या होगा करेक्ट आंसर, इलेक्शंस बिल्कुल सही है। आर्टिकल 24 से 29 में है, डील्स विद द इलेक्शन से। नेक्स्ट देखो, यहाँ क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। कंफ्यूजिया जा रहे हैं तो कंफ्यूजियाना नहीं ना है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप रिवीजन करते रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ दिया हुआ है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा का उल्लेख करता है, किस भाषा का उल्लेख करता है। सैयारा मूवी का एक सॉन्ग हम जरूर कहीं गाएंगे, टेंशन मत लो। देखो, अगर किसी भी स्टूडेंट्स का स्कोर, देखो आज टोटल शायद 122 क्वेश्चन है, 122 में से अगर किसी का भी अगर 100 से ज्यादा स्कोर आ गया, वो अगर कहेगा तो हम जरूर सैयारा मूवी का गाना सुनाएंगे। चलो देखते हैं कौन है वो जो मुझे ऑर्डर करने वाला है। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, हिंदी होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कि नए राज्यों के गठन तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आप कहेंगे आर्टिकल 3 में है, ठीक है, आर्टिकल 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस आर्टिकल में है, तो क्या कहेंगे आप, राइट आंसर होगा 350 बी होगा राइट आंसर, 350 बी, ऑप्शन नंबर 2। कंफ्यूज मत हो जाना, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 350 बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। सिंचाई और कृषि 7वीं अनुसूची की किस सूची में आते हैं। ये आएगा आपका स्टेट लिस्ट में, ठीक है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब आपका स्टेट लिस्ट में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के विशेष का उल्लेख कहाँ है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड इन। तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल 246 होने वाला है करेक्ट आंसर, 246। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 किस भाग से संबंधित है। आर्टिकल 62 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू विच पार्ट। ये किस पार्ट में है, ये है आपका पार्ट 5 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है पार्ट 2। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, तो आप कहेंगे 352, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है। 324 से 329 किससे संबंधित है,
इलेक्शन से संबंधित है। नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्रोविजन ऑफ एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इज गिवन इन। ये है आपका आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है? आर्टिकल 256 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। ये किससे संबंधित है? ये है आपका यूनियन स्टेट रिलेशन से संबंधित। ओके, यूनियन स्टेट रिलेशन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ एवं इसके क्षेत्र से संबंधित है? संघ एवं इसके क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा पार्ट है? यह है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 आर्टिकल्स 1 to 4 डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये पार्ट 4A में है। ठीक है, पार्ट 4A। नेक्स्ट है द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट इन आर्टिकल 1 रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ। अनुच्छेद 1 में संघ का राज्य वाक्यांश किस विचार को दर्शाता है? ठीक है, किस विचार को दर्शाता है? तो आप कहेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। ठीक है, अब चलो आ गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, और बताना है कौन सा करेक्ट है। बाय बाय सर, क्या हो गया मुकोट वाली? कोट वाली क्या हो गया? देखो स्टेटमेंट 1 क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 350A में किया गया है और डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को सबसे प्रबुद्ध भाग माना है। कौन सा करेक्ट है? ये कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट है। ओके, अब देखो यहां पर एक स्टूडेंट ने क्या पूछा है? अनुच्छेद 1 में संघ का राज्य वाक्यांश किस विचार को दर्शाता है? तो यहां पर आंसर क्या आया है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है यहां पर आया है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और दोनों स्टेटमेंट दोनों अच्छा आंसर हो चुका है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा स्टेट पहला दूसरा क्या है? पहला है स्टेटमेंट की द प्रोविजन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 39D। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां भी आपका मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट फिर से दो स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 76 ये है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, और आर्टिकल 76(2) ये है आपका द अटॉर्नी जनरल एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। मतलब लीगल मैटर्स पे जो है ये एडवाइस करता है। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर से दो स्टेटमेंट है। पहला है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत की जाती है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत की जाती है। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप फिर से कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो ये स्टेटमेंट है ना, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, तो ये क्वेश्चन को भी ध्यान रखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से देखो कि भारत का संविधान वर्तमान में
448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों से बना है। और दूसरा क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्यपालिनी संविधान के भाग 6 में दी गई है। यहां भी देखो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा नहीं है। ठीक है, देखो यहां जो दिया हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्यपालिनी संविधान के भाग 6 में दी गई है, ये भाग 5 में दिया गया है, 6 में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 76। द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 148। अब बताओ कौन सा करेक्ट है? यहां पर दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसकी नियुक्ति तो प्रेसिडेंट करती है, प्राइम मिनिस्टर कब से नियुक्ति करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, और इसका आंसर आपको खुद बताना है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमा करने, दंड स्थगित करने, कम करने अथवा बदलने का अधिकार देता है, आर्टिकल 72। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य अनुच्छेद 150 में उल्लिखित हैं। कौन सा करेक्ट है भाई? आप कहेंगे पहला करेक्ट है। तुम लोग जो है ना बोथ बोथ देख के बोथ बोथ कर दिए, ठीक है। और ये नहीं सोचे कि तुम्हारे बोथ करने के चक्कर में तुम लोगों का क्या हो गया, मोए 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 हो गया तुम लोगों का। यहाँ देखो, यहाँ 150 नहीं है, 149 होगा। जो ड्यूटीज है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है आपका आर्टिकल 149 में। मोनू का सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, मोनू का सही है और हमारे रोहित का भी सही है। फिर देखो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। 1 में क्या है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त नियुक्त की योग्यता अनुच्छेद 157 में दी गई है, और भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। क्या होगा? यहाँ पर आपका दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। यहाँ पर समझ गए, इस दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज गिवन अंडर आर्टिकल 22। Article 1 states that India, that is Bharat, shall be a union of states. क्या होगा कोहली सेन, जल्दी बताओ। राहुल, बोथ करेक्ट है? यस, बोथ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, powers, authority and responsibilities of municipalities are mentioned in the 12th schedule, or right to property is still a fundamental right under article 19(1)(f). क्या होगा? तो आप कहेंगे पहला करेक्ट है, क्योंकि यह है लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? 332 कौन कह रहा है भाई? इससे पहले वाला क्वेश्चन में 330 आएगा ना, सब लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपका आर्टिकल 50 होने वाला है, ठीक है। अब देखो क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को संसद के अवकाश काल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तुम लोग आंसर दो, मैं आता हूं, 1 मिनट।
यस, तो क्या है आप लोगों का? वाह, थोड़ा देर के लिए गए नहीं कि आप कहाँ से हो। एक है आजमगढ़ से, कोई है आजमगढ़ से? कोई नहीं है। आजमगढ़ से हमारे मोनू यादव जी हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 123 आ रहा है सबका, और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची सम्मिलित हैं। क्या होगा? आप कहेंगे दोनों करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय गणराज्य की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? द लैंग्वेजेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी से बताओ। राहुल का आंसर 8th है। क्या 8th होगा राइट आंसर? आप लोग कहेंगे यस। द 8th शेड्यूल करेंटली रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज है इसमें। नेक्स्ट है कि दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? द स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली आर मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? ये है किस आर्टिकल में? तो आप कहेंगे आर्टिकल 239AA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन अपने हाथ में लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 अलाउज प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट। ठीक है, घुमाकर क्वेश्चन पूछा है ये। देख रहे हैं ना कितने अजब टाइप से क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर मयंक कंफ्यूजन में आ गया, रोहित आर्या भी 355 कह रहा है। क्वेश्चन को देखो क्या है कि राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन अपने हाथ में लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 356 होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमाकर। नेक्स्ट देखो क्या है, भारत के, सर टाइपिंग एरर है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, किस अनुच्छेद में दी गई है क्वालिफिकेशन? ये है आपका 58 में। 54 कह रहे हो यार। कोहली सेन तो सही बता रहा है, राहुल, रोहित, निशा ये सब लगता है एक साथ ही एक बेंच पे बैठ के आंसर दे रहा है। क्वालिफिकेशन जो है ये तो 58 में है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप क्या कहेंगे? सही है। एक मिनट। भारत के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है 54। यहाँ क्वालिफिकेशन है। हाँ, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन इसलिए हुआ भी, हम सोचे कि 54 में और 58 में आप लोग कंफ्यूज क्यों हो गए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। तो यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन के बारे में न बता रहा है कि क्या है क्वालिफिकेशन।
ठीक है, योग्यता क्या है, तब आपका 58 आएगा। समझ रहे हैं बात को। और 54 में क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 जो है, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है। समझ गए, इलेक्शन से, क्वालिफिकेशन से नहीं, इलेक्शन से संबंधित है तो 54 आएगा। और क्वालिफिकेशन जब दिया हो तो आपका कहना है 58 होगा। समझ गए बात को। बात समझे, जैसे होता है ना कि सीजीएल का जो है तो उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो देता है ना, उसमें कि भाई इस एज लिमिट दे देता है कि क्या है, फिर से वो आपका क्वालिफिकेशन में आपका देता है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, ये हो गया। और इलेक्शन हो गया, आपका इलेक्शन वाला चीज से संबंधित है 54, क्वालिफिकेशन ये आपका 58 आएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। समझ में आया बात? यस और नो में बताइए पहले आप कि उसका क्या क्वालिफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? हम्म। चलिए इसका क्या होगा? इसका जवाब कौन देने वाला है? संसद के किसी भी सदन से सदस्यों की अयोग्यता की शर्तें किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 102 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ये किस में है? 361 में। नेक्स्ट है, राज्य विधायिका के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है ये? तो आप कहेंगे आर्टिकल 177। देखो ये सब अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट है, देखो ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द सीएजी, इसमें गलती नहीं करना है आपको, ड्यूटीज के बारे में बताया गया है और ड्यूटीज होता है आपका 149 में। भारतीय संविधान राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अंडर विच आर्टिकल? ये है आपका 165 में। नेक्स्ट है कि संविधान यह निर्धारित करता है कि संघ का कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। यह किस अनुच्छेद में है? ये भी देखो अच्छा आर्टिकल है, ये भी याद रखना है। ये कौन सा है? आप कहेंगे आर्टिकल 355 में दिया हुआ है। समझ गए, 355 में ये चीज दिया हुआ है। 352 कह रहे हो? अरे यार नींद में हो क्या? 352 में तो प्रेसिडेंट रूल कहाँ से आ गया? संविधान यह निर्धारित करता है कि संघ का कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। ये किस अनुच्छेद में है? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 355 में है।
समझ गए। 355 के तहत जो है यह प्रावधान है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को जो बाहरी आक्रमण है और जो आंतरिक अशांति है उससे बचाना है। और ये अनुच्छेद संविधान के भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत आता है। समझ गए। 356 है राष्ट्रपति शासन। तो याद रखना, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। 371 भी कोई कह रहा है, ऑप्शन में है भी नहीं कोलिशन। अच्छा, इसका आंसर दे रहे हो। 371 ए बिल्कुल सही है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल। 371 सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी राज्य भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी राज्य भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 लैंग्वेज को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि किस सूची के अंतर्गत आती है। जो एग्रीकल्चर है वो किसके अंतर्गत आता है, तो कनकरेंट स्टेट लिस्ट के अंतर आता है। ठीक है, स्टेट लिस्ट। एग्रीकल्चर तो आप एग्रीकल्चर इरिगेशन जो है वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुछ वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक से संबंधित विशेष प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं। ये सब किस भाग में दिए गए हैं, तो पार्ट 16 में दिया गया है। आर्टिकल 356 और 360, ठीक है, ये किस प्रावधान से संबंधित है। सिंपल है, इमरजेंसी प्रोविजन से है ये सब रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करे। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये किस अनुच्छेद में है, 38 में दिया हुआ है। अब दो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट देखो क्या है कि द डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर फंडामेंटल राइट्स इज गिवन इन आर्टिकल 12। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। इन दोनों में कौन सा है, दोनों करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर है कि कौन सा सही जोड़ा गया है। ठीक है, अब खुद से देखो यहाँ पर क्या है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, आर्टिकल 19D। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 29। फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। तो आपका 1, 3, 4 करेक्ट है। दूसरा जो है वो आपका नहीं है, क्योंकि ये 30 में आएगा। समझ गए, ऑल नहीं होगा यहाँ पे, 30 होगा 29 की जगह। समझ गए, ऑल किसका किसका है, निशा जी का है, पिंकू का है, रोहित का है। पहले पिंकू सही बोला, बाद में पिंकू ने गलत कह दिया। पिंकू ने अपना खुद का टिंकू कर लिया। ठीक है, ऑल ऑल सबको लगता रहता है, क्वेश्चन पढ़ता नहीं है ठीक से, है ना। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 में आएगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्टेटमेंट है कि नो टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, आर्टिकल 18। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। अब बताओ क्या होगा। यहाँ पर तीनों करेक्ट है, यहाँ पर किसी को सोचना नहीं है, तीनों करेक्ट है। राइट टू इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स विच आर्टिकल्स। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेदों में निहित है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 14 से 18। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अब देखो, अब अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा। अब थोड़ा तुम लोगों का गलती होने वाला है। ठीक है, सरकारिया कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल 1990। ठीक है, राज मन्नार कमिटी, सेंटर स्टेट रिलेशन 1969। ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा सही जोड़ा गया है। आप कहोगे तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना है, सरकारिया कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल 1990 और ये सब जो दिया हुआ करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप सब जानते हैं, BR अम्बेडकर। ठीक है, दो स्टेटमेंट क्या है, जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी।
बलवंत राय मेहता कमिटी रिकमेंडेड द पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों में कौन सा करेक्ट है? तो आप कहेंगे दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, किस संसदीय समिति द्वारा सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच की जाती है? विच पार्लियामेंट्री कमिटी एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी होगा राइट आंसर। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। नेक्स्ट है कौन सा करेक्ट है? पीसी होता कमिटी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म 2004, योगेंद्र कुमार अलग कमिटी सिविल सर्विसेज एग्जाम रिव्यू 2000, पीके थुंगोन कमिटी लोकल गवर्नमेंट रिकॉग्निशन 1989। ठीक है, ये सब कमिटी का ईयर है, किससे रिलेटेड है उसके बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपका तीनों करेक्ट है। उसके बाद है कार्वेस कमिटी 1955, ये किससे संबंधित था? कार्वे समिति 1955 का संबंध किससे था? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। भारत में बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित समिति कौन सी थी? विच कमिटी वाज रिलेटेड टू बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म इन इंडिया? ये था आपका नरसिम्हा कमिटी, नरसिम्हन कमिटी 1991। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य कौन थे? Who were the members of the State Recognition Commission 1953? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कौन कौन मेंबर्स थे? तो आप कहेंगे फैजल खान, फैजल नहीं, फजल खान, के एम पानिकर और एच एन कुंजरू। नेक्स्ट देखो, भारत में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य कौन सा था? फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया, ये था आपका आंध्र प्रदेश। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन ऑफ द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979, बीपी मंडल। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1953 वाज हेडेड बाय, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर जो है, कलेलकर ये थे अध्यक्ष। चलिए, तो थैंक यू। आपका क्लास यहीं पर होता है कंप्लीट। अब क्योंकि आज आपका फर्स्ट क्लास था तो आप लोगों का रिव्यू बहुत जरूरी है, फीडबैक देना बहुत जरूरी है कि आज का जो ये नया कोर्स का जो पैटर्न था, इस पैटर्न पे देखिए टोटल तो 120 क्वेश्चंस थे और इसमें से आपके कम से कम 70 क्वेश्चंस तो स्टेटमेंट बेस्ड थे और हर स्टेटमेंट बेस्ड आपका 2-3 था, यानी हम एवरेज लेके चले तो 50 इंटू 3 150 क्वेश्चन और 20 इंटू 2 प्लस 40 हो गए और 50 हो गए, यानी 240 क्वेश्चंस के आसपास आज आपका केवल रिवीजन हुआ है। किसका? पॉलिटी का रिवीजन हुआ है। ठीक है, पॉलिटी और होगा क्या सर? हाँ, पॉलिटी होगा, पॉलिटी के 2 क्लासेस होंगे इसके बाद, है ना। आपको तो टाइम टेबल मिल चुका है ना, टाइम टेबल में सब दिया हुआ है। विनर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड बाय डेली प्रैक्टिस, समझ गए? क्लास 1 आवर कीजिए बस। अरे मोनू भाई, क्लास देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें 1 घंटा में क्लास नहीं होने वाला है। इसमें आज कितना टाइम हो गया, इसमें देखो आज थोड़ा लेट हो गया, आज थोड़ा ज्यादा बकवास भी हुआ है बहुत क्लास में। तो कल से जो क्लास है वो आपका मान के चलो ना कि 1 घंटा तो होगा ही होगा, इसके अलावा कभी 20 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, कभी 30 मिनट हो सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सेशन अच्छा था सर, क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। ठीक है, पॉलिटी और होगा, पॉलिटी होगा। अरे पॉलिटी के होंगे, क्लासेस होंगे, आपको टाइम टेबल दिया गया है ना, उसमें सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। अब कल आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, आएगा पॉलिटी का भी टाइम आएगा। फिलहाल आप लोगों को हम एक एक दिन करके अच्छे से सब कुछ का रिवीजन करा दे। कल कौन सा सब्जेक्ट होगा? कल एंशिएंट हिस्ट्री होगा। ये बात जो तुम मुझसे पूछ रहे हो वो तुमको टाइम टेबल में देखना होगा ना कि कौन सा क्लास है। सर बोथ आंसर हटा दे आप, देखो बोथ आंसर हम कल से कोशिश करेंगे कि ज्यादा का आंसर बोथ ना हो। ठीक है, लेकिन आपको यार प्रैक्टिस करते रहना है। हाँ, रोहित के लिए शाबाशी, बिल्कुल। निशा बहुत बोलती है, लड़कियों का काम है बोलना, रोहित भाई उनसे उनका काम मत छीनो।
निशा मेरा मजाक मत उड़ाओ, पाप लगेगा। निशा बात को समझो, पाप अगर नहीं लगाना है तो रोहित का मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है? आपको कुछ और लगाना है, क्रीम लगा लो आप, रोहित का मजाक उड़ा के चलेगा। प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी भाई, यही पीडीएफ मिलने वाला है। मेरे को 5 नंबर आता है। 9 से एग्जाम होगा क्या सीजीएल का? 10 से होने वाला है। मोनू सर से बोलती हूँ। अच्छा अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड, अच्छा है सर। निशा थोड़ा कम बोलो, ज्यादा डिस्टर्ब करती। अरे यार, निशा क्लास की मेन लीड एक्ट्रेस है, उसको बोलने दो भाई, बेचारी बोल रही है। घर पे अकेले रहती है, उसको कोई बोलने वाला, किससे वो बात करे, यहीं पर बोल लेती है वो। पीडीएफ मिलेगा जसवंत भाई, पीडीएफ मिलेगा, टेंशन मत लो, पीडीएफ मिलेगा। समझ रहे हो? पीडीएफ मिलेगा जसवंत भाई। ये जो पीडीएफ देख रहे हो ना, जो इसमें लिखे, हम यही पीडीएफ देने वाले हैं। पीडीएफ प्रिंट के चक्कर में मत पड़ना तुम लोग, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि प्रिंट के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, तुम लोग तो ये कोर्स को 149 में खरीदे हो। अब हर क्लास में कम से कम 40 to 50 पेज होगा ही। अगर हम 20 क्लास करेंगे तो 1000 पेज का प्रिंट करवाओगे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो, अब हम कल मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।